नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपोस्ट का विशेष कार्यक्रम ओवरव्यू। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कात्यायन। ओवरव्यू में हम चर्चा करेंगे पड़ोसी मुल्क नेपाल के ताजा हालात पर। नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तरफ से शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो रही हैं। हालांकि पार्लियामेंट को भंग करने के विषय पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं। उधर काठमांडू, ललितपुर, भोजपुर जिलों में स्थिति को नियंत्रण बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और कर्फ्यू जारी है। इन इलाकों में दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा लागू है। वहीं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सार्वजनिक आवाजाही कुल कुछ इलाकों तक ही सीमित है, विशेषकर काठमांडू व आसपास के क्षेत्रों में। इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स भी भारी संख्या में तैनात हैं। जिन इलाकों में निषेधाज्ञा नहीं है, वहां बाजार और दुकानें आंशिक रूप से खुली हुई हैं। भारतीय सीमा चौक पानी टंकी 3 दिनों से बंद रहने के बाद आज खुला है। इससे भारत से नेपाली नागरिकों एवं भारतीय सामान की आवाजाही फिर से शुरू हुई है। पेट्रोलियम टैंकर और अन्य आवश्यक वस्तुओं के ट्रक अब प्रवेश कर रहे हैं, जिससे ईंधन और अन्य आपूर्ति की समस्या कुछ हद तक कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि प्रदर्शनों से जुड़े जख्मी लोगों की संख्या बढ़ी है। कई लोगों को अस्पतालों से छुट्टी भी मिल चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी भर्ती हैं। विरोध विवाद के दौरान हुई हिंसा, पुलिस कार्रवाई और गोलियों के इस्तेमाल की कई शिकायतें मिल रही हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई की समीक्षा करने की घोषणा की है। विरोधकारी समूहों यानी विशेष रूप से युवा जैन जी ने अब न सिर्फ प्रदर्शन बल्कि सार्वजनिक स्वच्छता और मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया है, जैसे कि सड़कों की सफाई, टूटी फूटी जगहों की मरम्मत आदि का कार्य। जनता में यह महसूस हो रहा है कि ये मुद्दे सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ गहरी नाराजगी है। पिछले दिनों हुए घटनाक्रम में केसी शर्मा ओली ने देशव्यापी विरोध और हिंसक घटनाओं के बीच प्रभार छोड़ दिया था। सरकार ने कल ही जैन जी के विरोध के बाद बंद किए गए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन भी हटा लिया था। ये फैसले युवाओं की बड़ी नाराजगी और विरोध के दबाव में लिए गए थे। बताते चलें कि नेपाल में हाल ही में हुए जन आंदोलन, जिन्हें जैन जी आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह आंदोलन खासतौर पर युवाओं द्वारा शुरू किया गया था, जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और सरकार के तानाशाही रवैये से तंग आ चुके थे। बात तब और बढ़ गई जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना और सड़कों पर उतर आए। 8 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर शुरू हुए ये प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों को अपना निशाना बनाया। कई जगहों पर आगजनी हुई, मंत्रियों के भी घर जलाए गए और पुलिस के साथ झड़पें हुईं। इस संघर्ष में मौतों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है और घायलों की संख्या 1300 बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि नेपाल में आगे क्या होगा। जैन जी आंदोलनकारी नई सरकार और नए कानूनों की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो और युवाओं को अपने ही देश में रोजगार मिले। कुछ लोग सड़कों पर सफाई अभियान चला रहे हैं ताकि हिंसा से हुए नुकसान को ठीक किया जा सके। अंतरिम सरकार के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, काठमांडू के मेयर वालेंद्र शाह और नेपाल विद्युत बोर्ड के पूर्व सीईओ कुलमन घिसिंग के नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की राय बटी हुई है। हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वहां शांति बहाल होगी। तो ये थी नेपाल के ताजा हालात पर अब तक की जानकारी। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और आपको हर अपडेट देते रहेंगे।
तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।